आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। कल हुए छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा के मैथ्स पेपर को सॉल्व करेंगे। केवल सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि सॉल्व करते समय डिटेल के साथ ट्रिक्स का ही प्रयोग करेंगे और बदलते हुए पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 180 मीटर है। देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप एकदम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक खंभे क्रॉस करती है 6 सेकंड में। वही रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी? आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहां लिखिए 180 और यहां लिखेंगे, यहां पे लिखिए 6 सेकंड और यहां लिखिए 180, यहां लिखिए x सेकंड और यहां लिखिए 180 में 240 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420। मैं निश्चित तौर पर अगर 180 की दूरी तय हो रही है 6 सेकंड में, तो 420 की दूरी कितने सेकंड में तय होगी? 6 बटे 180 बराबर x बटे 420। ये खत्म होगा, 6 3 18, 3 से काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 14, तो दूरी 14 सेकंड में तय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 180 की दूरी वो 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो आप जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, तो निश्चित तौर पर 420 दूरी कितने समय में तय होगी। आपको डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 में खरीदी। इसके लिए बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका, अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 धन लाभ भागित 100 ऋण छूट। अगर एक वस्तु को 100 ऋण छूट, ध्यान रखिए इस चीज को, अगर एक वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, हमने खुद 540 में खरीदा है, उसके दाम को हमने क्या किया, कुछ छूट कर दिया, 15% छूट दे करके बेचा, तो भी हमको पूरी प्रक्रिया में अगर 19% का बेनिफिट हो रहा है तो हमने कितना रुपए बढ़ा करके अंकित किया था। इससे सिंपल सा फार्मूला होता है, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 धन लाभ भागी 100 ऋण छूट। तो 540 गुणित 119 और यहाँ पर 85, 17 से कटेगा, 17 7 119, 17 पंचे 85, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 सुनो 5 अट्ठे इंटू 7, 7 अट्ठे 56, 7 सुनो सुन और 5, 7 एकम 7, तो 756 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 756 रुपया। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। मान लो 100 में खरीदा था, उस वस्तु की कीमत 100 में नहीं थी, मान लो उस वस्तु का आरंभिक कीमत 100 था और व्यापारी ने उसके 75% दाम पे खरीदा, मतलब 3/4 में 75%, तो 100 की वस्तु 75 आ जाएगी, सीधी सी बात। ये काटेंगे पीटेंगे तो 75 रुपया। थोड़ा बात को समझिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा, जितने की कीमत थी, मैंने मान लिया 100 की कीमत थी, उसका 3/4 निकालूंगा तो 75 रुपया आएगा, तो 100 की वस्तु को 75 में खरीदा है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच रहा है, यानी 100 का जो कीमत, भाई उसने खुद कम में खरीदा, एमआरपी तो उस पर 100 ही लिखा है, इसको क्या कर रहा है, बढ़ा करके बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 20 में बढ़ा के बेच रहा है, मतलब 120 में बेच रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको खरीदी मूल्य पड़ा 75 का, उसे बेच रहे हैं 120 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 75 कितना हुआ, 45। इसे 45 रुपए का पूरी प्रक्रिया में बेनिफिट हो रहा है। सवाल में क्या पूछा है, लाभ परसेंट निकालना है। उसे कितना पड़ा था, उसे पड़ा था 75, क्रय मूल्य 75 है, कितने का लाभ हुआ, 45 का। लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100, सॉल्व कीजिए, 25 तिया 25 चौके 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो पूरी प्रक्रिया में उसे 60% का लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल आए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, कभी भी ऐसा सवाल आए, एक संख्या को 6x मानिए, एक संख्या को आप 3x मानिए और एक संख्या को 2x मानिए। ऐसा कैसे? पहली इसकी डबल है और इसकी ट्रिपल है। अगर ये 2x होगा तो इसका 3 गुना 6 होगा, और 3x है तो इसका 2 गुना 6 होगा। तो इसीलिए एक नंबर जब 6x होगा, पहला नंबर 6x होगा, तो दूसरा 3x और तीसरा 2x। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, आप x y z मान के बनाएंगे तो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इन तीन संख्याओं का जो औसत वैल्यू है वो 88 है। क्लास में पढ़ा चुका हूं, उससे मुझे प्रश्न तो याद है, ठीक है। चलिए, इन तीन संख्याओं का एवरेज 88 है, तो 6 3 9 2 11, 11x बराबर 3 गुणित 88, तो 11 8 88, 8 3 24, तो यहां से x का मान क्या निकल जाएगा? 24। x क्या है? x निकल गया, उसका गुणज है 6 1 3 x और 2x के लिए। क्या पूछा है? पहले और तीसरे संख्या का अंतर। तो पहला संख्या क्या है? 6x, तीसरा संख्या कौन है? 2x, तो इनका अंतर तो 6x माइनस 2x मतलब 4x। अभी आपने x का उत्तर कितना निकाला? 24, तो 24 चौक कितना? 96। सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है। एक्चुअल में इसका सही आंसर ये होगा, इसमें गलत छपा है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, आपका बेसिक अगर मजबूत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रिक से बनाओ, आप समझ में ना आए तो आप डिटेल से बना सकते हैं। बेसिक मजबूत है, ट्रिक लगाइए, ऑप्शन पकड़िए, आधा सवाल बन जाएगा। कोण और उसके पूरक कोण का आधा का जोड़ 75 है। आप ऑप्शन पकड़ेंगे, जैसे मैं तीसरे ऑप्शन को पकड़ता हूं, मैं मान लेता हूं कि सही आंसर जो है मेरा ये है, वो आंसर 60 डिग्री है। एक कोण 60 अंश का है, उसका पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस 60 हो जाएगा इसका पूरक कोण, है ना। अगर एक कोण 60 है तो उसका पूरक 90 माइनस 60 हो जाएगा। एक कोण उसके पूरक कोण का आधा, एक कोण और उसके पूरक कोण का आधा का जोड़ चेक कीजिए, 75 आ रहा है कि नहीं देखो तो एक बार। 60 प्लस 30, और 30 का आधा कितना होता है? 15, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा आंसर है भाई, सीधी सी बात है ना। उस कोण को निकालिए जिसके जोड़ और उसके पूरक के आधे का जोड़ 75 है। तो अगर मैं 60 को सही आंसर मानता हूं तो 60 का पूरक 30 होगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 90 होता है, पूरक कहलाते हैं। तो 60 अगर लेंगे तो उसका पूरक 30 होगा, 60 30 90। तो अगर आंसर 60 है तो उसका आधा 30, 30 का आधा 15, तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 ही आ रहा है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें का 52 हमारा छठवां होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है? एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल वृद्धि। जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है, तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100। लंबाई बढ़ रही है 100%, चौड़ाई बढ़ रही है 100%, 100 प्लस 100, और यहां पर हो जाएगा 100 प्लस 100। विमा मतलब लंबाई चौड़ाई। ऊपर में 2 का यूज हो रहा है तो नीचे में 100, ऊपर में 3 होता है तो नीचे में 200, बढ़ रहा है इसलिए प्लस। तो ये आएगा 200, ये आएगा 200, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 100, 2 जीरो खत्म, तो आया 400। आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा उस उत्तर को आप ये देखिए कि 100 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 100 से 300 ज्यादा है, तो परिणाम में 300% की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सही आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। उसमें मिस्टेक से 400 छप गया है ना, हो गया। ये हो गया 6वां नंबर का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7वां, या हम कर सकते हैं उस प्रैक्टिस सेट का 50 नंबर। 7वां या 50 नंबर, देखिए ये तो ओरल बनेगा। कौन सा ठोस है? निश्चित तौर पर कौन सा ठोस है? आप लोगों ने घन देखा होगा, आप लोगों ने घन देखा होगा, डाइस देखा होगा, क्यूब देखा होगा, कंप्लीट ठोस होता है। तो घन हमारा ठोस होगा। बेलन देखा होगा आपने, बेलन का मतलब होता है, आपने वो देखा है, मसाले का डब्बा देखा है आपने, अनेक घी का डब्बा देखा है आपने, गुड़ाखू डब्बा देखा है। गुड़ाखू डब्बा ऊपर में एक ढक्कन, नीचे में एक ढक्कन, ये चारों ओर से बंद। तो ये तो होना ही है, दो ऑप्शन ऐसे ही बनेगा। खोखला बेलन किसको बोलते हैं? खोखला बेलन एक बुक मैंने लिया, इस बुक को मैंने मोड़ दिया ऐसा, देखिए। तो दो बेलन के बीच में अगर एक गैप है तो खोखला बेलन होता है। तो ठोस कहाँ हुआ? इसमें तो मेरा हाथ घुस जाएगा, कोई सामान आप आर पार कर सकते हैं, ये खोखला हुआ। सेम यही चीज जो है गोली छल्ला, गोली छल्ला का मतलब होता है खोखला गोला। एक गोले के अंदर में एक गोला और है, ठीक है। अगर ये पैक था तो बाहर के गोले से हम अंदर के गोले को अगर माइनस कर दें तो जो गोली कोष बनता है, तो ये पार्ट हमारे पास, ध्यान रखिएगा, ये बीच का पार्ट जो है हमारे पास है ही नहीं, है ना। ये पार्ट हमारे पास है ही नहीं। तो ये जो पार्ट आप दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बीच में खोखला रहता है। तो इसीलिए गोली छल्ला होगा ही नहीं। तो ए और बी जिसमें होंगे भी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है, क्षेत्रफल 192 है, परिमाप निकालना। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे तो आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा। एक कंडीशन दिया है हमको प्रश्न में। कंडीशन क्या दी है कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसका आधार कितना है? आधार है 24 सेंटीमीटर, और वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज है जिसका आधार कैसा है? समान है, आधार 24 है, और अन्य दो भुजाएं समद्विबाहु। प्रश्न में कभी भी एकदम क्लियर नहीं दिया है, तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी भुजा को 24 ले, इन दोनों को ले सकते हैं क्या? एक्चुअल में इसके बनने के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लेंगे तो सवाल कभी बन नहीं पाएगा। वो उसने कह दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 है, मतलब वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो भुजा जो बराबर है वो 24 नहीं है, कोई और भुजा है, उसका आधार 24 है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना। अगर आपको ना बराबर भुजा दिया होता तो प्रश्न बोल देता है कि एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर भुजाएं इतनी है बोलता, तब बात अलग होती। वो नहीं दिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आधार 24 है और अन्य दो भुजाएं दूसरी हैं। क्षेत्रफल 192, परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाइयों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी रचना करते हैं। रचना कैसे करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा 6वीं 7वीं में इसको, कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब समभुजा को समद्विभाजित करता है। ये दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा, है ना। तो यानी ये 24 था, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां से यहां तक, वो हो जाएगा 12, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 12। तो ये 12 है। अब ये मान लेता हूं मैं कैसा है, ये x है, ये आधार है, ये भी समझ लीजिए, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई की आवश्यकता हमको पड़ेगी जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब ये त्रिभुज जो है एक प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमको इसका एरिया दिया है, कितना दिया है इसका एरिया? 192। तो समकोण क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार विरुद्ध ऊंचाई, आधार है 24, ऊंचाई मुझे निकालनी, इसे अपन h मान लेते हैं, बराबर 192। तो 12 दूनी 24, तो 12 इंटू एच बराबर 192। तो 12 से काट दीजिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 छिक्का 72, 16। ऊंचाई निकल जाएगी इसकी 16, ये हाइट जो है इसकी होगी 16। अब आप देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालें तो समूह भुजा दो समान भागों में टूट जाती है। तो 24 था तो उसका ये आधा 12 हो गया, ये 16 आपने निकाल लिया। ये 16 है और ये 12 है, तो ये दूरी कैसे बनेगी? तो चूंकि 90 डिग्री पर बन रहा है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर होता है 256, है ना। जुड़ेगा तो 400 हो जाएगा। अब x का स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर वर्गमूल 400, वर्गमूल 400 का मान 20। तो ये निकल जाएगा 20, ये लंबाई निकल गई 20, ये लंबाई भी निकल जाएगी 20, ये हो गई 20, ये हो गई 20, और ये है 24। तो 20, 20 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे
तो इसका परिमाप निकल जाएगा कितना, 64। अब देखिए बनाने में समय लग रहा है ना, तो आपको बहुत जल्दी वहां निर्णय भी लेना पड़ेगा किस प्रश्न को मुझे आखिरी में बनाना है, किस प्रश्न को शुरू में बनाना है। अगर किसी प्रश्न पे ज्यादा समय लगे तो उसे आप छोड़िए, ये परीक्षा का नियम है। ठीक है, चलिए लगभग 8 सवाल हमारे हो गए हैं। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर हर एक दशा में शेषफल 2 बचे, है ना। थोड़ा सा समझिए इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो ऐसे सवाल को बनाने का तरीका क्या है, सिर्फ एक तरीका है, और तरीका यह है 3 से भाज्य कर रहा हूं तो शेष 2 बचेगा, 4 से भाग करूंगा तो शेष 2 बचेगा, 5 से भाग करूंगा शेष 2 बचेगा। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, तो वहां कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन पकड़िए क्वेश्चन बन जाएगा। भले आप पढ़ लीजिए क्लास में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको ऑप्शन से बनाना उचित रहता है। अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो शेष 2 आना चाहिए, तो मैं सबसे क्यों भाग करूं मैं? अगर जो सवाल 6 से 6 इसलिए क्योंकि 2 से 3 से जो जाएगा 6 से भी जाएगा, तो 2 से अगर करना है 3 से करना है तो 6 से भी करना पड़े, तो मैं 6 से ही देख लेता हूं। तो मैं सिर्फ 6 को पकड़ूंगा और इन चारों ऑप्शन को डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि इसमें शेष 2 बच रहा है, जिसमें शेष 2 बचेगा मेरा आंसर होगा। और वो सिर्फ इन चारों ऑप्शन में यही वो प्रश्न आंसर है जिसको मैं 6 से भाग करूंगा ना, तो शेष 6 कम 6 4 बचेगा, तो 6 6 का 36, 4 बचेगा, 6 7 42, 6 शून्य शून्य 2, यहाँ देखिएगा 2 शेष बचेगा। सीधा सीधा मेरा आंसर है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेहनत आपने उस प्रश्न में किया इसमें आपने नहीं किया, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप बोलते हो कि बड़ा लंदी है, ये है वो है, तो भैया कुछ सवाल ऐसे भी तो होते हैं जो आसान रहते हैं, उसका नहीं बोलते आसान था करके, खाली बस बात करना आता है, मेहनत करना नहीं आता है ना। नाराज हो जाएंगे भाई, चलिए। काम करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाइयां 8 और 9 है। ये भी, अब देखिए ये भी लेंथ बड़ा है इसका। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज की 2 आसन, आसन मतलब होता है लगी हुई भुजाएं, है ना, जुड़ी हुई भुजाओं को आसन भुजा कहते हैं। तो 2 आसन भुजाएं हमको दी हैं प्रश्न में, कितना कितना है, 8 सेंटीमीटर और कितना है 9 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के सिरों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 13 है। मुझे क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता है समूह भुजाएं समान होती, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, है ना। 13 दोनों में कॉमन है। मुझे इसका एरिया निकालना है चतुर्भुज का, तो देखिए इसको मैं जोड़ूंगा ना, यहाँ से एक पार्ट बनेगा, एक त्रिभुज है। अब यहाँ से आऊंगा तो यहाँ से भी एक पार्ट बनेगा, ये भी एक त्रिभुज है। 8, 9 और 13 इसकी एक भुजा है, 8, 9 और 13 इसकी एक भुजा है। तो मैं किसी एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेता हूं, और एक त्रिभुज का एरिया निकालने के बाद उसको डबल कर देता हूं, पूरी आकृति का मुझे एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, इस सीधा हेरो को फार्मूले से बनेगा। हेरो का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना, अर्ध परिमाप त्रिभुज का। त्रिभुज की एक भुजा है 8, एक भुजा है 9, एक भुजा है 13, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ भागित आधा। 8, 9, 17, 13, 30, 30 का आधा कितना होता है 15। तो मुझे s निकल गया 15, वर्मूल के अंदर 15। देखिए फार्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है फार्मूला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये फार्मूला होता है। तो ऐसी अवस्था में 15 में एक भुजा घटाइए, 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 15 में एक और भुजा घटाइए, 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 15 में एक और भुजा घटाइए, 2 बचेगा। अब टूटेगा तो कौन सा, 15, 5 गुना 3, और यहाँ 7 और 6 मतलब 2 गुना 3, यहाँ 2। तो देखिए क्या बाहर निकल रहा है, एक 3 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, तो दिन 6 निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 35। तो 6 वर्गमूल 35, 6 वर्गमूल 35 एक का एरिया है, इतने का एरिया है। तो जब इसका 6 वर्गमूल 35, उसका भी 6 वर्गमूल 35, तो डबल कर लीजिए। तो इसीलिए पूरे चतुर्भुज के एरिया 2 गुणित क्या हो जाएगा 6 वर्गमूल 35, यानी क्या हो जाएगा 12 वर्गमूल क्या हो जाएगा 35। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सरलता से कठिनता की ओर बढ़ेंगे। इस वाले सवाल को बनाएंगे। प्रश्न नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता, 9, 10 को ना हो गया होगा। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 30 कम है। मान लो एक कोण x है तो उसका पूरक कोण कितना होगा 90 माइनस x। आप चाहें तो इसे भी मान सकते हैं वो कोण, तो उसका पूरा क्या हो जाएगा। आपको सुविधा किसमें होगी, आप नॉर्मल बनाइए,
है ना। परीक्षा हाल में इतनी अच्छी बातें शोभा नहीं देती हैं क्योंकि वहां समय नहीं रहता है। तो आप किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से, मान लो अगर एक कोण x है, वो कैसा है, इसका पूरक कोण कौन है, 90 माइनस एक्स। किसी को भी पूरक और किसी को भी कोण माना जा सकता है। एक कोण उसके पूरक कोण के दुगने से 30 कम है, जो कहा मैंने लिख दिया। कोण कैसा है, पूरक कोण के दुगने से कम है, कितना, 30। सॉल्व कीजिए तो x बराबर 9 दूनी 18 माइनस 2x माइनस 30, x को इधर ले आइए, 2x ऋण में है, इधर आके धन हो जाएगा और जुड़ के 3x हो जाएगा। 180 में 30 जाएगा तो 150 बचेगा, 3 से काट दीजिए तो x बराबर 3 पंचे 15, 50 x निकल गया। लेकिन प्रश्न में 50 नहीं होगा, प्रश्न में क्या पूछा है, छोटा कोण पूछा है। तो भाई बड़ा कोण 50, तो इसका पूरक कोण बोल रहा है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 50 का पूरक कितना होता है, 40। छोटा कोण क्या हो जाएगा दोनों में से, 40, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल पे हम जाते हैं। अगला सवाल है उत्तरोत्तर छूट। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उत्तरोत्तर छूटें 25%, 10% और 8% है। तुल्य एकल छूट की दर, इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। उत्तरोत्तर छूट का मतलब है एक सामान को आपने 100 में 100 लिखा हुआ था, उस पर आपने पहले उस पर 25% छूट दिया, दाम घट गया, घटे हुए दाम पर फिर 10% छूट दिया, फिर दाम घट गया, फिर घटे हुए दाम पर आपने 8% छूट दिया। तो टोटल समतुल्य छूट, इकट्ठा टोटल कितना छूट मिला सामने वाले को, ये बताना है। 25, 10, 35, 8, 43% छूट नहीं मिल गया क्योंकि छूट पर छूट है, इकट्ठा छूट नहीं है। तो उसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो मैंने लिखा है। आप यहाँ 25 लिखिए एक बार 10 लिखिए एक बार, और एक बार 8 लिख दीजिए, है ना, और सॉल्व कर दीजिए इसको। तो फाइनली छूट कितना मिला आपको पता चल जाएगा। 75, यहाँ 90, यहाँ पर 92 और भागित 100 इंटू 100। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए, 23 चौक 92, ठीक है। और सॉल्व करेंगे 100, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 60। मैं चूंकि पढ़ाया हूँ मॉर्निंग में इसलिए मुझे याद है, 60 पॉइंट आता है 1, और सॉल्व कर देंगे 60 पॉइंट आएगा 1, 100 से घटेगा तो आ जाएगा 39 पॉइंट, इस 62 आएगा, 62.1% है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो 37 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9% मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल, ये डेंजर सवाल है, और चूंकि ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप अगर हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को उठा करके देखेंगे, अनुनय विनय है, निवेदन है कि ऐसे प्रश्न बनाने वालों से कि धोखाधड़ी ना करें युवाओं के भविष्य के साथ। आपने सरल रेखा, रेखा एवं कोण लिखा है। रेखा का मतलब तो आईआईटी में भी सिलेबस है सरल रेखा को लेकर के, स्ट्रेट लाइन को लेकर के। अब 12वीं आपने योग्यता रखी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेबस जो है लगभग क्या होना चाहिए आपका, 8वीं 9वीं का होना चाहिए, एक लाइन में लिखा हुआ है। अब आप क्वेश्चन दे रहे हैं उसको 11th मैथ्स का, तो कैसे बनेगा। अब बच्चा तो उसे बनाने में बहुत सारा समय खराब करेगा। मानसिक योग्यता का परीक्षण अगर आपको करना है तो और बहुत सारे तरीके हैं, ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अनुनय विनय है, अगर कोई सुने तो क्या उपाय, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं सवाल को। एक रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से गुजरती है और एक अक्ष के साथ 45 का कोण बनाती है। देखिए एक रेखा है जो यहाँ पर 45 का कोण बना रही है ना, ये 45 का कोण बना रही है एक रेखा का समीकरण, और जो 2, 3 से गुजर रही है, ये रेखा 2, 3 से गुजर रही है। यदि एक रेखा, यदि यह रेखा आगे एक किसी और सरल रेखा पर मिलती है, ये A है ना, ये A, और जिस बिंदु मिलती है वो P है, यानी इस रेखा और इस रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसकी A से लेकर P के बीच दूरी निकालनी है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सरल रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला होता है 11th क्लास का, y बराबर mx प्लस सी।
ऐसी रेखा जो एक्स एक्सिस की धन दिशा के साथ अगर थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, उसे हम tan 45 से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और y बराबर tan 45 को तो होता है 1x प्लस सी, ये हो गया समीकरण 1। ये रेखा जो है एक बिंदु 2 3 से गुजर रही है, जैसे 2 3 से गुजारी है, y का मान 3 और x का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से c निकलेगा तो 1। तो इस रेखा का एग्जैक्ट समीकरण आपने बनाया, किस रेखा का, y बराबर x प्लस 1, ये कौन सी रेखा है, y बराबर x प्लस 1, इस रेखा का समीकरण है, इधर वाली रेखा का। एक और रेखा दी गई है, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स, जो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 को काट रही है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमको निकालना पड़ेगा। कैसा निकलेगा, हल करके। तो कैसे करेंगे, आप रख दीजिए यहाँ पर समीकरण, इसको 1 दे दीजिए, इसमें रख दीजिए इसका मान, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, y का मान रखिए x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -1, x निकल जाएगा -1। अब इसमें रख दीजिए y में, y बराबर -1 प्लस 1, तो 0 निकल जाएगा। तो पता है ये बिंदु निकलेगी आपकी, ये बिंदु निकलेगी -1 और क्या 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा 3 वर्गमूल 2। अब बताइए इतना लंबा क्वेश्चन वहां विद्यार्थी कैसे बनाएगा। तो आप लोगों के लिए सबक है कि किसी प्रश्न को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं आपको ना लगे कि सर ने सरल बता दी और बाकी कठिन आया तो छोड़ दी, है ना। इसकी आवश्यकता नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना। आप उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। 25 में से आप 22 बनाते हैं तो सफिशिएंट है इस ताबड़तोड़ परीक्षा के लिए। चलिए इसके बाद कुछ थ्योरिकल सवाल है। देखिए सवाल क्या है, चालबाजी है। यह सही चालबाजी नहीं है, व्यापम की थोड़ा सा, व्यापम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रश्न दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, वो सवाल आपके लिए था हॉस्टल वार्डन के लिए। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, किसी भी आयाम के लिए लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और हाइट अलग। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है तभी तो वो घन से घनाभ है। घनाभ और घन में अंतर तो ही है ना। अब मान लीजिए कि घन की भुजा a है, घन की भुजा 10 है, तो लेंथ अलग रहेगा, लेंथ 10 रहेगा, ब्रेथ मान लिया जाए कि 20 रहेगा, ये हाइट इसकी 30 रहेगी। तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 थोड़ी ना आ जाएगा। तो किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन बराबर होगा, ये गलत कथन है ना। तो कथन तो पहला गलत है। अब इसमें दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, ये सत्य है, ऐसा दिया है। अब देखिए समस्या क्या है इस प्रश्न की। पहली बात तो ये पहला प्रश्न गलत हो गया। दूसरा बात ये है कि घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है। असल में मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वहां पर। यहां पर घन का आयतन टाइपिंग होना चाहिए था तो सवाल सही हो जाता है, लेकिन अब ये विलोपित होगा, ये विलोपित होगा, ध्यान रखिएगा। 2 सर्कल मैंने लगाया था सुबह, ये विलोपित है क्वेश्चन। घन का क्षेत्रफल, घर में 6 भुजाएं होती हैं, उनके घन का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर से मतलब होता है। घन का क्षेत्रफल की जगह आयतन बोलता तो सही होता, तो इसका मतलब क्षेत्रफल तो a क्यूब होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है। अब किसी ऑप्शन में दोनों कथन गलत है ऐसा नहीं लिखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से विलोपित होगा। ध्यान रखिए इस चीज पर, है ना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। ये 2 थ्योरिकल क्वेश्चन है। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए आप सीधा सीधा हिंदी को पढ़ेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, अंग्रेजी पढ़िए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट एक को छोड़ के, इंटीरियर मतलब अंदर में बनने वाला, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, 2 समांतर रेखाओं को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए आंतरिक वैकल्पिक कोण या इंटीरियर एंगल समान होंगे। अब ये समान है तो असमान तो हो नहीं सकते, इसलिए खत्म। बाह्य वैकल्पिक कोण समान होंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल संगत कोण की बात कर रहा है,
एक्सटीरियर, इसके बाद फिर, ठीक है, एक छोड़ के एक लेना है अपने को, एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा, ये छोड़ के ये वाला और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, बाह्य वैकल्पिक कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर के बाद अच्छा अल्टरनेट, ये सवाल हमको प्रश्न में बोला है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल एन बाह्य वैकल्पिक कोण, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वैसा ही ये वाला एंगल होगा। इसके बाद फिर एक छोड़ के ये, तो हाँ ये बराबर होता है, इनको बोल रहा है, एक्चुअल में संगत कोण ही, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये इसकी बात कर रहा है, शीर्षक कोण की बात कर रहा है ना, ये बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा ना, इस कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण मेरे ख्याल से बराबर होगा, लेकिन इसमें बोला है बाह्य वैकल्पिक कोण असमान है, ये बाह्य वैकल्पिक, इसके बाद ये छोड़ के और कोई बाहर तो बनेगा नहीं, और ये और ये तो बराबर नहीं होगा, थोड़ा डाउट लग रहा है यहाँ पे, शायद देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि ये सही होना चाहिए, तो ये वाला गलत है, ये सही होगा और ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे बनाए हैं कि ए और बी, तो केवल देखिए ए और सी, मतलब ए और सी इसमें है, ए सही है तो ए तो सब में है, और ये दोनों तो ए और डी केवल कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, अगर हम इसको गलत मान लें तो ए और डी कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक यहाँ भी लग रहा है, ये भी थोड़ा सा विलोपित होने के चांसेस है, शब्द जो है ऐसे सही नहीं है कि किसको बोल रहे हैं, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन तो रहता है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये भी बहुत इजी है, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा है ना, सतह, जैसे आप लोग एक गोला को देखेंगे, ये तो 2D में, जो बोर्ड है वो 2D में है, 3D में तो है नहीं, है ना, आप एक गोले को रखेंगे सामने तो उसका एक ही फेस दिखाई देगा, गोले का एक ही फेस होता है, तो गोले का एक फेस, तो डी का ऑप्शन एक होगा, उसके बाद फिर 6 फेस होते हैं, 6 सतह होते हैं, ठीक है, घन में, तो बी का 4 हो जाएगा, शंकु में 2 सतह होंगे, एक नीचे वाला तला होगा, नीचे वाला एक तला होगा ये वाला, और एक ये वाला होगा, तो 2 शंकु का 2 हो जाएगा और बेलन का 3 हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे और एक रोल किया गया हिस्सा, तो आप मिला लेंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ये सवाल हो चुका है, ये सवाल भी हो चुका है, हाँ साधारण ब्याज वाला सवाल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, पहले एक एक सवाल को निपटाते हैं। साधारण ब्याज का एक सवाल है, 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर क्या किया गया, निवेश किया गया। देखिए मूलधन कितना था, 15,000, ब्याज की दर कितनी थी ये हमको निकालनी थी, समय कितना था 3 साल, तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिलेगा, 2 जीरो यहाँ खत्म होगा, 15 तिया 45,000 मिलेगा, है ना, आप ऐसा निकाल लीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए। अब मूलधन अलग हो गया, ब्याज की दर पहले से 2% ज्यादा हो गई, लेकिन समय 3 साल है, अब ब्याज निकाल लीजिए, तो 1 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, 20 तिया 60, और यहाँ पर हो जाएगा 60R, और 60 दूनी 120, ये हो गया समीकरण 2, 2 समीकरण तैयार हो गए। तो समय क्या बोला है, 3 साल में 750 ब्याज मिला है, तो इन दोनों का जोड़ 750 होगा, तो 6 4 10 105R प्लस 120 बराबर कितना है 750, तो 105R बराबर 750 माइनस 120, 5 में 2 गया 3, 7 में गया 6, 105 काट दीजिए, 6 बार जाएगा, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 6%। ऑप्शन का प्रयोग करके हम बनाएंगे तो दिक्कत ज्यादा होगा, है ना, ये 4 ऑप्शन है 2 पॉइंट में, इसलिए सिंपल तरीके से बनाइए, एक लाइन में लिखेंगे तो टाइम अधिक जाएगा और कंफ्यूजन अधिक होगा, तो एक एक निकाल के जोड़ के उसको ब्याज के बराबर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सबसे बड़ी संख्या जिसको 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर शेष 1 2 3 बचा है, ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिससे मैं इन तीनों को भाग करूं तो इतना शेष बचे। ऑप्शन को से पकड़ के बनाएंगे,
अब इसमें देखो दो नियम है, 6 से भी वो नियम काम कर रहा है, 18 से भी वो नियम काम कर रहा है ना। क्या हो रहा है, इस सवाल को जब बना रहा हूं मैं, तो इस सवाल को बनाते समय बहुत ध्यान से समझिए। क्या हो रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 37 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 18 से। चलिए डिवाइड कीजिए, 18 दूनी 36, एक शेष बचा। 18 से डिवाइड कीजिए, 18 3 54, 2 शेष बचा। 18 5 90, 3 शेष बच गया। 18 एक ऐसा नंबर है, इन तीनों को 18 डिवाइड करने पर 1 2 3 शेष बचा रहा है, इसलिए सही आंसर मेरा 18 हो जाएगा। ये सवाल बहुत इजी है, इसको सिर्फ आपको क्या करना है, 2 लाइन का सवाल है। देखिए 250 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 250 ml और 2 लीटर में 2000 ml होता है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, ये खत्म हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो इसका रेशियो आएगा 1/2। तो इधर किसका रेशियो 1/2 आ रहा है, 4 अट्ठे 32, a का 3, इसका रेशियो आया 1/8, इसका भी रेशियो आ रहा है 1/8, यानी a का 3, तो a का 3 इसमें है, a का 3 इसमें है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। किसी और को पकड़ लीजिए, 2:3, 2:3, 2:3, तो इसका उत्तर है 2:3, क्योंकि 12:18 मतलब 6 दूना और 6 तिया 2:3। ठीक है, तो यहां पर C का रेशियो 2, तो ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा, C नंबर का आंसर मेरा आंसर है, यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आसान सा सवाल था ये। देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस सवाल को देखिए, मेरा अभी नाराजगी अभी भी है इस सवाल को लेकर के, क्योंकि ये जो सवाल आप दे रहे हैं ये 8वीं कक्षा के सरल रेखा के समीकरण का सवाल नहीं है। ये सवाल किसका है, ये सवाल है 11th क्लास के मैथ्स का सवाल है। तो सिलेबस के हिसाब से सरल रेखा का सवाल उचित नहीं होना चाहिए था। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, किसी भी रेखा का समांतर रेखा का समीकरण ये होता है, और ये रेखा अगर मूल बिंदु से गुजरेगी तो इसमें लैम्डा 0 हो जाता है ना। तो यहां पर हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये दो समीकरण आप देखिए, इसके समांतर रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो ये हो जाएगा, बस इन दो को पकड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से एक दी की रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके लंबवत रेखा का समीकरण में एक्सचेंज हो जाता है, b यहां जाएगा a यहां जाएगा, और उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, तो उसको बनाएंगे तो सीधा सीधा ये बी वाला आंसर होगा, दो को बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 11th का मैथ्स वाला पेपर आना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 11वीं का मैथ्स वालों को थोड़ा सा ये सहूलियत हो गया इस क्वेश्चन पेपर पे। चलिए ये हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ मिल जाएंगे आपको, थ्योरिकल वाले सवाल ज्यादा है ना। ठीक है, ये सवाल तो हम लोगों ने कर लिए है, ये हट हो गया। उसके बाद फिर चतुर्भुज क्रमागत भुजाओं, ये 2 है असल में, इसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर ये भी हमने कर लिया है, 2 सवाल और लास्ट, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये दोनों सही होगा, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है ना। कथन सत्य है और उसकी व्याख्या करता है, इसमें समस्या नहीं है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। क्या बोल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं है इसमें, ये सामान्य है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है भाई, है ना। कैसे, क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं
एक भुजा और एक भुजा, ये इसकी क्रमागत भुजा है, उसका चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। दो क्रमागत भुजाएं हैं, दो क्रमागत भुजा हैं, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्लियर है? है समझ में? तो ये पहला तो सत्य है, पहला कथन क्या है? सत्य है ये वाला। चतुर्भुज की उल्टी भुजाओं के दो घनिष्ठ बिंदु होंगे। अब ये शब्द समझ नहीं आ रहा है, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं। अब ये भुजा ये है, इसका विपरीत भुजा ये है। चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के इस भुजा का और इस भुजा का क्या होगा? दो घनिष्ठ बिंदु होगा। दो घनिष्ठ बिंदु, घनिष्ठ बिंदु तो होगा नहीं, है ना? तो ये घनिष्ठ बिंदु कहां से होगा? नहीं होगा। तो ये वाला कारण गलत होगा। मतलब ये है कि पहला वाला तो सत्य है, लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट। ठीक है, ये आसान सा सवाल है। दो प्रत्याशी थे, एक को 65% वोट मिला, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना परसेंट वोट मिलेगा? 35% वोट मिलेगा। एक को 65, दूसरे को 35। अब एक को 65 मिल रहा है, एक को 35 मिल रहा है, तो दोनों के बीच में वोटों का अंतर 30% का है। अब 30% वोटों का अंतर है, और जो वोट का अंतर है वो है 3645। 30% 3000, तो 1% किसके बराबर होगा? 3645 के बराबर। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 100%। तब कुल कितना मतदान हुआ? 100% वोट। तो 100% वोट का मतलब क्या हो जाएगा? 100 गुणित आप 3, 6, 4, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12150। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो 30 के 30 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है लाभ देगा, और आने वाले समय में दूसरे भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सबक भी है कि अब कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। आप लोगों ने हाई कोर्ट के एग्जाम को भी देखा है, तो इसलिए बहुत डीप स्टडी कीजिए, गहन तैयारी करेंगे हर सब्जेक्ट को, तभी जाकर के आज की डेट में आज एग्जाम निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और सही लोगों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जितने वीडियो अगर हम लोग बना रहे हैं वो आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सभी को थैंक यू, और हॉस्टल वार्डन की शुभकामनाएं। और कौन सी चीज पर वीडियो बनाना है जरूर आप मुझे बताइएगा।